एक बार फिर सूबे में राहत की घोषणा हुई है। एक बार फिर संभव है चेक भी बटेंगे। एक बार फिर लेखपाल मालामाल होंगे। एक बार फिर किसान चले जाएंगे। जी हां, ये जो कुछ भी मैंने अभी बयां किया यहां पर, पिछली तस्वीरों के आधार पर बिल्कुल यही कहानी सामने है और यही कहानी बयां भी होती है। बुनियाद से ही भविष्य की आहट होती है, इसीलिए पूरी की पूरी कहानी हमने आपके सामने बयां की। सूबे में 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। राजस्व की वसूली बंद होगी, लेकिन सियासी भंवर में फंसे इस सूबे में मुद्दों पर सियासत ना हो, न भूतो न भविष्यति। सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दरियादिल हैं, किसानों पर मेहरबान हैं। सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि सरकार का यह प्रयास उन किसानों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं, जहां बारिश ना होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और लाखों किसानों का जीवन बदहाल हो गया। तंगहाली में उनका जीवन इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन सवाल इन राहत कार्यों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर, क्या किसान को राहत मिलेगी या लेखपालों की जेबें गर्म होंगी? एक ऐसा राज्य जहां भगवान ने ढाया कहर, इंद्र देवता भी हुए निराश, हर ओर पड़ा सूखा। किसानों के साथ ये कैसा मजाक। पहले ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें, उस बर्बाद फसल का किसानों को पूरी तरह मुआवजा भी नहीं मिल पाया था कि कुदरत ने एक बार फिर किसानों के साथ भद्दा मजाक कर दिया। पूरे राज्य में जून 2015 से 31 सितंबर 2015 तक मात्र 53.50% बारिश होने से लाखों किसानों की जिंदगी में सूखा पड़ गया। खरीफ की पैदावार घटने के बाद अब रबी सीजन की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे किसान बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। पिछले साल ओलावृष्टि से बर्बाद फसल से सदमे में आकर सैकड़ों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने सूखा से किसानों को बचाने के लिए पहले ही संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। यूपी के 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित। पूर्वांचल: बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, जौनपुर, गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, इलाहाबाद, मऊ, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर और बलरामपुर। विंध्य क्षेत्र: मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, चंदौली। पश्चिम यूपी: मैनपुरी, शाहजहांपुर, इटावा, बागपत, रामपुर, कन्नौज, हाथरस, एटा, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, औरैया और पीलीभीत। बुंदेलखंड: बांदा, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट। मध्य यूपी: सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर। किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों के लोन भी माफ करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हर संभव किसानों को मदद देने का आश्वासन भी दिया है।
सीएम अखिलेश यादव के इस निर्देश के बाद अब एक और जहां किसानों को बड़ी राहत मिली है, वहीं कार्य योजना के तहत अब जिला अधिकारी भी किसानों को मदद देने के लिए ठोस रणनीति बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मदद सरकार की किस पहुंचने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसानों को ये राहत कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये कई सवाल हैं। और ध्यान में रखना होगा ये भी कि आगे आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का गांव-गांव जनता से मिलने का कार्यक्रम है। इस लिहाज से भी ब्यूरोक्रेसी पर दबाव रहेगा। उम्मीद यही करते हैं कि सब चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन उम्मीद पर अगर सब चीजें बेहतर हो जाती तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या पड़ती। हमारे साथ में इस समय खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जान लेते हैं कि सरकार की इस घोषणा को लेकर राजनीतिक दलों में क्या हलचल है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। 2017 नजदीक है, क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, हम सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा 50 जिलों को सूखा घोषित करना ये उचित नहीं है। पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में, और सूखे के लिए जिले को इकाई बनाना ये किसानों के साथ में मजाक है। ये इस बात का पर्चा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में क्रूर मजाक कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश के किसान ओला अतिवृष्टि से पीड़ित थे और उनको केंद्र सरकार ने पहल की, और पहली बार केंद्र सरकार ने पहल करके मुआवजे का मूल्यांकन बदला और उन्होंने उसको 33% पे पहुंचाया कि 33% तक अगर नुकसान हुआ है तो उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार और सरकार की मशीनरी के द्वारा पात्रों को मुआवजा नहीं मिला। तो ये आपने देखा कि पहला सियासी जुमला कि पूरा का पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है और आप 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हैं, ये अन्य किसानों के साथ भद्दा मजाक है। हम आगे भी चलेंगे, हम कुछ और सियासी जमातों का रिएक्शन आपको दिखाएं। उससे पहले हम ताराचंद जी से बात कर लेते हैं। किसान नेता हैं, किसानों की समझ रखते हैं, उनका दर्द क्या है उससे बखूबी वाकिफ हैं। ताराचंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ताराचंद जी, सरकार की जो ये घोषणा हुई है, इस पर पहली टिप्पणी, पहला कमेंट हम आपका चाहेंगे, कितना उचित, कितना अनुचित, और जो कुछ बीजेपी के अभी प्रतिनिधि कह रहे थे कि ये भद्दा मजाक किसानों के साथ, क्या आप सहमत हैं ताराचंद जी? क्या आप सहमत हैं ताराचंद जी? ये सही है कि सरकार ने सही निर्णय लिया है और 50 जिलों के बजाय सारे जिलों को ही सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और उचित मुआवजा इसमें जो वहाँ पर क्षेत्रीय जो लेखपाल और इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि लेखपाल और उस गांव के प्रधान और उस गांव के बीडीओ और ये लोग किस तरह से रिपोर्ट देते हैं। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान जो खेती नहीं करते हैं, इसमें जितने भी किसान हैं वो अधिया पर और बटाई पे खेत जोतते हैं। जो अधिया और बटाई पर अपने खेत जो जी, ये बातें तमाम वो बातें हैं। मुझे लगता है कि ताराचंद जी आप उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया कि एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत कमजोर रहता है इन तमाम राहत कार्यों को लेकर। इसका क्रियान्वयन कैसे हो, हम आपके पास आएंगे। उससे पहले क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर? सरकार ने जो ये घोषणा की है, हम सुन लेते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि को, वो क्या कह रहे हैं। मुलायम सिंह खुद किसान रहे हैं। मुलायम सिंह जी को मालूम है सरकार जिन मुद्दों पर आई थी, हालात क्या है, सूखाग्रस्त घोषित हुआ, गन्ना किसान परेशान है, तो चली चला की बेला में सरकार जब जाने वाली है, आज आप फेस्टिवल मना रहे हैं, आज बहुत सारे उत्सव आप मना रहे हैं, मगर किसानों के बीच में दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। हालात यह है कि समाजवादी पार्टी की कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का देर में उठाया गया कदम है। इससे पहले बहुत सी अब इन्होंने किया है, वसूली जिनकी होनी थी हो रही है बैंक से। जब तक रोकेंगे तब तक उनका बुआई कटाई सब खत्म हो चुकी होगी। कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस कदम को सरकार को बहुत पहले उठाना चाहिए था। ये सरकार सारे इस तरह के किसानों से या जनता से जुड़े सारे काम बड़ा लेट कर रहे हैं और इससे अब उस किसानों को बहुत ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं।
और बड़ा सवाल ये भी है, या यूं कह सकते हैं कि ये सूखाग्रस्त जो घोषित किए गए हैं जिले, क्या इसके पीछे योगेंद्र यादव की भूमिका है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले मिले थे योगेंद्र यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे और अब स्वराज अभियान अपना चला रहे हैं वो खुद का, और उन्होंने कहा था खास तौर से बुंदेलखंड के किसानों को ले। तो हम क्या ये भी बात मान सकते हैं? बहरहाल अब ये तमाम विषय ऐसे हैं जो हम चर्चा में उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। ताराचंद जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हमारे साथ में। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बातें भी ताराचंद जी ने भी कही, बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी आपके पार्टी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी अपनी बात कही। आप क्या कुछ कहेंगे सरकार के इस प्रयास को लेकर? क्या ये वाकई भद्दा मजाक है या फिर ये सियासी जुमला है? ये मनीष जी, जी आपके चैनल ने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत साजिश की है। मैं कृतज्ञ हूँ आपके चैनल का और आपका कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। देखिए, हम भी किसान परिवार से हैं, भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और उसके साथ ही मैं किसान परिवार से हूँ, किसान। सरकार राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा ये मुद्दा कहीं न कहीं व्यवस्था का प्रश्न है। आप ये देखिए कि रबी की फसल जी की बुआई प्रारंभ हो गई है और किसान को उसके लिए खाद चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं हैं जो इस समय उसको चाहिए। ये निश्चित रूप से देर से उठाया गया कदम है। सरकार को ये बात बहुत पहले से चर्चा में आ रही थी और आप लोगों के माध्यम से हम लोग इस बात को उठा रहे थे कि ये लगातार 2 सालों से जो बरसात की कमी है जिसके कारण किसान परेशान है, तो सरकार को समय से कदम उठाना चाहिए और सूखाग्रस्त घोषित करके इसका आकलन करके और इनको किसानों को राहत पहुंचाने की बात की जानी चाहिए। परंतु इतनी देर से ये कदम उठाया गया कि जब तक इसका फायदा किसानों के पास तक पहुंचेगा तब तक मुझे लगता है कि खरीफ की रबी की फसल तैयार हो जाएगी और जो फौरी आवश्यकता, फौरी राहत किसानों को चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। पहली बात। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि आज ही माननीय उच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कि आप अधिकारियों की इतनी एवरेज, किसी अधिकारी का कार्यकाल एक सीट पे 3 महीने से ज्यादा नहीं रहता। मुझे मुख्यमंत्री जी की नीयत पे कोई मैं संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं जी, लेकिन आखिर ये काम तो तंत्र करता है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जो रबी की फसल की पिछली नुकसान हुई थी उसको किसानों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाया और समय से नहीं मिल पाया। कारण ये था कि इनका जो तंत्र है वो इतना ढीला है कि भाई आप एक अधिकारी को, जैसे आप कलेक्टरों को इसके आकलन के लिए कहा गया कि आप इसका आकलन करके रिपोर्ट दीजिए तो हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। अब आकलन कोई कर रहा है तब तक उसका ट्रांसफर हो गया। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ये जो डिफरेंट पोल हैं उनके नाते मुख्यमंत्री कभी शासन प्रशासन को एक व्यवस्थित नहीं कर पाए, एक स्थिरता नहीं दे पाए, जिनके कारण तमाम सारी जो कार्य हैं वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाते और समय से नहीं हो पाते और ये शिथिलता का आम जनता पे इसका असर पड़ता है। जी, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी, प्रशासनिक अस्थिरता भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में बाधा के रूप में सामने आती है और कुछ जो बातें ये आई कि राहत कैसे मिलेगी, तो वैसे ही पहले से ही काफी देर हो चुकी है जैसा तमाम प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं। और दूसरी बात जो कहा गया है कि बीमा कंपनियों को तत्काल क्षतिपूर्ति का वितरण शुरू हो, ये तत्काल कब होगा? तत्काल, ये भी एक बड़ा सवाल है। बात हम कर रहे हैं सूखे पर सियासत को लेके, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। सरकार का प्रयास सराहनीय है, जैसा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल एग्जीक्यूशन को लेकर होता है, किस तरीके से ये राहत कार्य एग्जीक्यूट किए जाएंगे। प्रशासनिक अस्थिरता को लेकर सवाल कोर्ट ने भी खड़े किए हुए हैं और देखा भी गया है कि जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो लेखपाल की जेब ज्यादा गर्म होती है
ग्रामीणों के जख्मों पर मरहम कम ही लग पाता है। यह हकीकत है जमीनी, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त। संजीव मिश्रा जी, बातें बहुत सारी हुई, जवाब हम आपसे चाहेंगे। सरकार के प्रयास को लेकर हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, बात एग्जीक्यूशन के पार्ट को लेकर है कि देर से उठाया गया एक कदम है जिसमें अभी एग्जीक्यूट होते होते अभी इसमें और देर लगेगी। संजीव मिश्रा जी। देखिए, बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, न विपक्षी दलों से कोई और उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी निर्णय लेती है, किसानों के हित में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया करना मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को तो और सब लोगों को साथ देना चाहिए। अगर 50 जिलों को सूखाग्रस्त मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है तो मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार को चाहिए था कि 50 जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनमें वो क्या अनुदान दे रहे हैं उनको अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो वो तो आप बजाय रिपोर्ट इसके कि भेजेंगे वो ना, आरोप वो तो लगाएंगे साहब 50 क्यों किए जा रहे हैं, 75 क्यों नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, एक चीज संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, मैं आपको रोक रहा हूँ संवेदनशील मुद्दों पर। संजीव मिश्रा देखिए मनीष जी, बहुत साफ सी बात है। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि इनको साथ देना चाहिए, तो ये साथ किस तरीके से देंगे? आप जब रिपोर्ट बना के भेजेंगे, आपको इतना नुकसान हुआ है, आप किसानों को इतना पैसा दे रहे हैं, आपका कोष खाली हो रहा है, भाई हमें आपसे इतना अनुदान चाहिए, तभी तो देंगे वो, तो अभी कहां से देंगे? नहीं मनीष जी, बहुत साफ सी बात है। अगर 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए, जहां ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि बड़ा देर से लिया गया कदम है, इसको पहले लिए जाना चाहिए था, मनीष जी, मैं सम्मानित किसानों का वो नहीं होगा। समाजवादी तो पार्टी केंद्र के सरकार क्या कर रही है? मिश्रा जी हैं, साफ सी बात है। मैं आपके केंद्र सरकार माध्यम से सवाल करता हूं कि आखिर ये केंद्र एजेंसी तो सरकार उत्तर को प्रदेश की दिखाई दे रहा है कि ये आकलन नहीं करना चाहते, नहीं हुई, ये हर उत्तर बात प्रदेश में अगर बरसात नहीं हुई, के ऊपर दोषारोपण करते हैं। नहीं, केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। केंद्र सरकार को तो करना चाहिए, मशीनरी की बड़े भाई और छोटे भाई को मिलकर के चलना पड़ेगा। और पिछली बार भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने साफ सी बात कहूंगा, किसानों पर राजनीति नहीं बनती, लेकिन वो किसानों तक पहुंचा नहीं। प्रदेश में किसानों पर भुगतान बरसात नहीं हुई, तमाम लोग हरीश जी आपको मौका हम देंगे, वहां पर आपको मौका देंगे, पूरा मौका देंगे। हरीश जी, आप तो अभी कह रहे थे कि बड़ा देर से लिया गया कदम है, आप क्या कर रहे थे वो बता दीजिए। अगर केंद्र सरकार भी तो देख रही है कि कहां पर बरसात नहीं हुई, कहां सूखा पड़ा है, आप क्या कर रहे थे? आपने कौन सी पहल कर ली? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जब तक आकलन करके आप रिपोर्ट नहीं देंगे, काम करती है, आकलन करके केंद्र सरकार के सामने अपना प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार प्रदेश किस आधार पर राहत पहुंच देगी? कोई बात सरकार के राहत देने का कोई आधार होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, सरकार जैसे बिहार में आपने चुनाव में पैकेज घोषित किए, उत्तर प्रदेश संजीव मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी अगर चुनाव करीब आप कह रहे हो, संजीव मिश्रा जी, हरीश श्रीवास्तव जी, संजीव मिश्रा जी, वो बता दो अब। संजीव मिश्रा जी, तो पैकेजों वाले हमारे इस कार्यक्रम को पैकेज घोषित करने से अगर काम, संजीव मिश्रा जी, हमारे इस कार्यक्रम को बड़े बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चर्चा में निकला। संजीव मिश्रा जी, हम ये चाहेंगे कि चर्चा चर्चे की तरीके से चले, शोर ना हो। हमने आपसे सवाल ही किया, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ दें, आपने कहा कि केंद्र को चाहिए, तो केंद्र के पास कोई कोई टेलीविजन तो लगा नहीं है कि वो देख के और पैसा डाल दे आपके अकाउंट में। आप उनसे निवेदन करेंगे, आंकड़ों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से एक रिपोर्ट जाएगी कि आपके यहाँ इतने करोड़ का नुकसान हुआ है, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़, इसमें से आप हमें इतना अनुदान दीजिए, तब वो रिपोर्ट ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से पैसा आएगा। इसके बीच का कोई जादू की छड़ी अगर मोदी के पास में हो तो आप मुझे बता दीजिए कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार आपको मदद कर दे, तो उसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। संजीव मिश्रा जी। मनीष जी, बहुत साफ सी बात है कि जब आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ये बात कहेंगे कि ये देर से लिया गया कदम है, तो देर से लिया गया। जब हम कदम कोई अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के हित में अगर कोई कदम उठाने जा रही है या उठा रही है जी, तो आप कहोगे देर से लिया गया कदम है। आपकी भी केंद्र में सरकार है, आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर पानी नहीं बरसा, कहां सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे समय में आपने कौन सी पहल कर दी? तो
केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उत्तर तो ये प्रदेश तो- में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो विकास के काम उत्तर प्रदेश की श्रीमान समाजवादी संजीव सरकार जी, कर रही है, माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री संजीव जी जी, हर स्तर पे हर आपको पहलू लगता पर नहीं- आपको नजर लगता खुद नहीं- रखे हुए हैं। प्राइमरी- ऐसे समय में किसानों संजीव के मिश्रा जी- संवेदनशील मुद्दे पर मुझे सर- नहीं लगता कि चलिए। राजनीति होनी चाहिए, बल्कि और हाथों हाथ लेकर के इस पर राजनीतिक दलों के प्रतिबद्धता से मैं आपको ऊपर रोकता उठ हूं। करके अगर संजीव सारे मिश्रा दल जी, मैं आपको एकजुट रोक रहा होकर हूं, के किसानों रोक के रहा हित हूं। में खड़े होते, अंबिका मैं समझता प्रसाद जी हमारे ज्यादा साथ मौजूद हैं। अंबिका प्रसाद जी, मैं जो यहाँ पर निवेदन कर रहा था संजीव मिश्रा जी से, हम चाहेंगे कि संजीव जी सुने भी, और अंबिका जी आप उस बात को क्लियर भी करिएगा। पहली बात तो ये कि पूरा ये अभी स्टेट सब्जेक्ट है तब तक जब तक कि स्टेट निवेदन नहीं करता है सेंटर से किसी भी तरह की मदद के लिए, तब तक। और दूसरी बात यहां पर आई कि जो ये लेट वाली बात आ रही है कि देर से उठाया गया कदम है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं अंबिका प्रसाद ओझा जी? देखिए, जहां तक अभी आप दोनों लोग बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखें कि इस बार जब बारिश शुरू हुई थी उसी समय एक आकलन आ गया था कि इस बार बारिश कम होगी, और जो अनुमान लगाया गया था कि कितनी कम होगी उससे भी ज्यादा कम हो गई। तो जब ये पहले से एक प्रेडिक्शन भी था तो हमें तैयारी तो थोड़ी पहले से करनी चाहिए थी, और ये कि हम नुकसान की भरपाई करें उससे ज्यादा बेहतर होता कि हम सिंचाई के और साधन उपलब्ध कराते, हम और अधिक समय तक बिजली की व्यवस्था कराते, नलकूप की व्यवस्था कराते, नहरों को भर के देते जिससे सिंचाई हो सकती। जहां तक इसकी बात है कि अभी तो इसमें पूरी बात भी सामने नहीं आई है, और बारिश जब भी होती हो जिलेवार नहीं होती, वो क्षेत्रवार होती है। तो ये कैसे जिलेवार सिर्फ आकलन करके, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जिले में एक क्षेत्र में कहीं थोड़ी सी बारिश हो गई और दूसरे उसी जिले के दूसरे क्षेत्र में नहीं हुई और उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो जिस क्षेत्र में बारिश नहीं उसके किसानों का क्या होगा? जहां तक देर से निर्णय लेने की बात है, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि देर से निर्णय लिया गया। 2 महीने बीत चुके हैं, लगभग 15 सितंबर लास्ट लगभग माना जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखा जाए तो उसमें 30 सितंबर तक लेते हैं। उसके बाद भी 1.5 महीने बीत गए और अब ये आज के उसमें निर्णय आया है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसका पैरामीटर क्या रखा गया, वो भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और यदि ये माना जाए कि आप ज्यादा बारिश या 60% से अधिक बारिश होने के बावजूद अगर कहीं फसल का नुकसान हुआ है या कोई है, तो उसमें बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट को लिया गया, तो बाकी 24 जिले 25 जिले बचे उनके बारे में क्या रिपोर्ट है? इसलिए जब तक ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ भी बहुत डेफिनेट कह पाना तो संभव नहीं है। लेकिन अभी जो ये बातें हैं, और जहां तक दोषारोपण की बात है, ये एक बहुत पुरानी परपाटी है कि दोषारोपण जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होती है तो ये बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे पर दोषारोपण करना कि हमें समय से सूचना नहीं मिली इसलिए हम नहीं कर सकते, और ये कि हमने सूचना देने में देरी की लेकिन आपने अपने आप क्यों नहीं देख लिया। तो इस संबंध में सबसे ज्यादा जरूरी तो ये था कि पहले तैयारी की जाती, लेकिन वो नहीं भी की गई है। तो अभी भी ये जो पैरामीटर्स आए हैं सूखाग्रस्त जिला घोषित करने का, उसका कोई डेफिनेट वो पैमाना नहीं आया है, और अगर जो लिया गया है उस पर फिर दूसरे जिलों को क्यों छोड़ा गया? तो ये एक ऐसा मुद्दा है। बाढ़, भारत ही ऐसा देश है जहां सूखा बाढ़ हर समय एक साथ आती है, और हम इनको अगर इस मेजर्स को हम यहाँ पे देखते बिल्कुल ठीक वैसे ही लगता है कि जैसे आग लगने पे कुआं खोदना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंबिका प्रसाद जी, और कई सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों के जवाब हम ताराचंद जी से भी लेना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पैमाना बनाया गया है कि कहां पर कितना नुकसान हुआ, और जैसा आपने बलरामपुर का भी जिक्र किया, तो फिर और जिले क्यों छोड़े गए, ये भी बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा अंबिका जी कि हो सकता है कि ये बातें सार्वजनिक ना हो, क्योंकि आकलन तो किए गए होंगे। हाँ, ये जरूर बात है किस तरीके से किया गया आकलन, ये पता तो चलना चाहिए। बात हम कर रहे हैं सूखे पर सियासत को लेकर, और आमतौर पर जैसा हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अंबिका प्रसाद जी ने कहा कि जब 2 दलों की अलग अलग सरकारें केंद्र और राज्य में होती है तो दोषारोपण होता है, सियासत भी जबरदस्त होती है, लेकिन हमें देखना होगा कि दरअसल हकीकत क्या है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद है, किसान नेता हैं। ताराचंद जी, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। एक तो देर से शुरू किया गया ये राहत कार्य, पहला,
दूसरा ये कि जिस तरीके से दोषारोपण हो रहा है, और तीसरी बात यह कि जो नुकसान का आकलन हुआ है, पैमाना क्या है, ये 2-3 ऐसे सवाल है जिसको लेकर सरकार कटघरे में है। क्या कहेंगे आप ताराचंद जी? एक तो जो प्रति हेक्टेयर जो किसानी में जो खर्चा आता है, उस खर्चे का उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए और उनको खाद और पानी मुहैया करना चाहिए अभी। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब तो आए दिन जो है ये पर्यावरण का वो होते रहेगा, एक योजना बना लेनी चाहिए कि जब बाढ़ आती है उसकी भी व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए, बाढ़ का पानी किस तरह से रोका जाए, और सारे नहरों को जोड़ के नदियों का पानी इकट्ठा करके एक सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे किसानों को वहाँ पानी मिल जाए, सिंचाई के लिए मिल जाए, या ट्यूबवेल्स वहाँ लगाए जाए, या इस तरह से जो भी संसाधन है खाद समय पे दिया जाए, और किसानों को जो उन्होंने जो खर्चा लगा रखा है, जो मुआवजा लिया, जो इधर से उधार लेके या जेवर बेच के जो भी काम वो कर रहे हैं खेती किसानी का, उसका उनको मुआवजा दे देना चाहिए। और जो उनके ऊपर ऋण है जो बैंकों द्वारा वसूली की जाती है और जिले स्तर से या तहसील स्तर से वसूली की जाती है, वो बंद कर देनी चाहिए। वो बिल्कुल भी इस समय उनसे नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि इधर पिछले साल नहीं तो ये बात तो हो ही गई है, खेती का नुकसान हो, ये बात तो हो गई है ताराचंद जी, जो सरकारें ये बातें तो हो ही गई है। जो हमारे पास में तमाम जो राहत कार्य है, इसकी पूरी लिस्ट हमारे साथ मौजूद है। फायदा होता है इसका, वसूली नहीं की जाएगी, उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, फसल बीमा कंपनियां जो उसकी भरपाई करेंगी, विभागीय स्तर पर मदद होगी, तमाम चीजें हैं इसमें। सामने सामने फसल ऋण की वसूली पर रोक लगी रहेगी, किसानों को ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, तमाम चीजें सामने आई, इस तरीके से राहत पहुंचाएगी। लेकिन जो बातें सामने आई कि देर से उठाया गया कदम, और अंबिका जी ने एक बात कही कि ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आग लग गई और तब हम कुआं खोद रहे हो। हरीश जी, अब आप अपनी बात रखें, जो आप बात उस वक्त रख रहे थे, संजीव मिश्रा जी का जो जवाब देने की कोशिश आप कर रहे थे, मुझे लगता कि ये मौका है कि आप अपनी बात कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए मनीष जी, जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अब मैं ये कह रहा था कि उस समय तो ये बात मैं कह रहा था कि भाई सरकार को ये आकलन पहले कर करके और केंद्र को भेज देना चाहिए था। मशीनरी सरकार है, मशीनरी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो गांव-गांव का आकलन करके और राहत का पैकेज भेज देगी जी। और इस पे केवल दोषारोपण करना कि केंद्र सरकार पे बहुत आसान हो गया है कि वो चाहे कांग्रेसी मित्र हो चाहे सपा के, वो हर बात की जिम्मेदारी मोदी जी पे डाल देते हैं, ये अपने पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि अभी जो बिश जी सवाल, तारा सिंह जी जो सवाल उठा रहे थे या ओझा जी ने जो सवाल उठाया था, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहर भगवान ने नहीं बरपाया है, कहर हमने पैदा किया है। जंगलों का जिस तरह से कटान हुआ, पेड़ों का जिस तरह से कटान हुआ, पर्यावरण को जिस तरह से दोहन हुआ, वो उसका परिणाम सामने आ रहा है। हम लोग अगर नहीं चेतेंगे, मशीनी नहीं चेतेगी, गवर्नेंस के पास वो विजन नहीं होगा, तो इसी तरह से किसान और आम आदमी परेशान होते रहेंगे। आप देखिए, जो भी तारा सिंह जी कह रहे थे कि पानी के संसाधन और सिंचाई के संसाधन और बढ़ाने चाहिए, ओझा जी कह रहे थे, जल स्तर कितना नीचे घटता चला जा रहा है भूगर्भ का, ये इसकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। लेकिन न तो मैंडेटरी बनाया जा रहा कि वर्षा का जल उसके भूगर्भ में जाए, गांव का पानी गांव में। आप शहरों में दे रहे हैं, मकान में 1 इंच कहीं कच्चा लोग छोड़ते नहीं, न मकान में न सड़क पे। तालाब पाट दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बावजूद शहरों में जहां विकास हो रहा, गांव में तालाब सब पाट करके वहां ग्राम प्रधान मिलके सब करा दे रहे हैं, तालाबों पे कब्जा, और शहरों में भूमाफिया ये कर रहे हैं। और कृषि की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये सफेद हाथी बन के खड़ी है, अपना कोई काम नहीं करती, कोई मतलब नहीं समझती। जबकि इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अगर ये फोरकास्ट थी कि अब की बरसात औसत से भी कम होनी है, तो पहले से मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके किसानों में रेडियो के माध्यम से, प्रचार माध्यमों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों में ये अवेयरनेस डालनी चाहिए थी कि साहब अगेती फसल कीजिए, ये जो वर्षा का औसत
फोरकास्टेड था उसके हिसाब से फसलों के बारे में, किसानों के बारे में जी। उनको जानकारियां देते और उनमें अवेयरनेस पैदा करते ताकि वो उसी तरह की फसल डालते जिसमें कम बरसात में भी वो कुछ उनका उत्पादन हो जाता। जी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और अब सरकारों में गवर्नेंस का जो पोर्शन है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है, केवल राजनीति रह गई है। जी। किन संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी, न सरकार न मुख्यमंत्री के पास उतना समय है कि उनसे जवाब तलें कि भाई कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिकों की संस्था है, किसानों के लिए इसने क्या किया, इतना पैसा सरकार खर्च हो रहा है, ये बतावे अपना जवाबदेही इसकी क्या है किसानों के प्रति, वो किसान के लिए क्या कर रही है। कृषि विभाग या अन्य विभाग जो हैं जब तक इस पे कोई मेहनत नहीं करेगा, इनके साथ बैठेगा नहीं, इनको जवाबदेह नहीं बनाएगा, तब तक ये काम नहीं कर सकते। सच, इस बात में आपकी सहमत हुआ जा ये सकता है जो हरीश मुश्किलात श्रीवास्तव हैं जी। इसका हल जवाबदेह नहीं और बड़ी बात यहाँ पर ये भी है हरीश श्रीवास्तव जी कि मुख्यमंत्री के पास में वाकई बहुत सारे काम होंगे और उनके लिए संगठन के अपने काम भी होते हैं, सरकार के भी काम होते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको अपना काम निभाना चाहिए, लेकिन वो सफेद हाथी बने हुआ है। कानपुर के पास में एक राष्ट्रीय सरकार संस्था भी है, अभी कुछ दिन पहले हमने कहा, उसमें भी ये मालूम चला कि बिल्कुल सफेद हाथी, जब चीनी मिले ही नहीं है तो फिर सरकार संस्था का वहां पे काम ही क्या है, वहां से कोई एक बच्चे का भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा। खैर ये तो बात अलग हो गई, लेकिन संजीव मिश्रा जी मुझे लगता है कि अपनी गलती को स्वीकार करना कोई भी छोटी बात नहीं होती है, ना उसमें कोई व्यक्ति छोटा हो जाता है। जो कुछ अंबिका जी ने बात अपनी कही है वो ये कि जब पहले, और ताराचंद ने भी यही बात कही थी कि ये बात पहले से थी, ये अनुमान था कि बारिश कम होगी। अगर उसी वक्त से चीजों को ठीक किया गया होता तो आज नवंबर आते आते आप राहत कार्य की जो घोषणा कर रहे हो और इसको एग्जीक्यूट होते होते दिसंबर हो जाएगा, रबी की फसल तैयार हो जाएगी। आप सोचते नहीं कि आपसे देरी हुई है, गलतियां हुई हैं? दिसंबर नहीं, अभी मनीष जी अभी आकलन नहीं है, सरकार के पास अभी नुकसान का आकलन नहीं है। अभी इन्होंने कलेक्टरों को आकलन करने के लिए कहा है, ये फरवरी तक तो आकलन आ पाएगा इनके पास में, आप देख लीजिएगा। फिर मैं आपके चैनल पे इस पे आऊंगा, आप देखिएगा, ये फरवरी तक तो इनका आकलन आ पाएगा। संजीव मिश्रा जी। क्या कह रहे हैं मनीष जी? संजीव मिश्रा जी, मैंने आपसे यही कहा है कि गलतियों को मान लेने में कोई व्यक्ति छोटा तो होता नहीं है, और मुझे लगता है जनता इस बात को समझती है कि ये उसकी साफगोई है कि उस बात को स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि सरकार से देरी तो हुई है और गलतियां भी हुई हैं, और ये ठीक उसी तरीके से जैसा कि अभी अंबिका जी कह रहे थे कि आग लगने पर कुआं खोदना, क्योंकि ये भविष्यवाणी तो पहले से हो रही थी, फोरकास्ट पहले से हो रहा था कि भाई पानी इस बार कम गिरेगा। जागरूकता नहीं दी गई किसानों को। नहीं देखिए मनीष जी, बहुत साफ सी बात है कि अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते, और जब ऐसी स्थितियां आई हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने पहल की है और 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, उसके बाद वहां के किसानों के लोन माफ किए। तो ये बड़े कदम है, और इनको केवल इस तरीके से कहना कि भाई सरकार से गलती हुई है, सरकार से मनीष जी लोन कहीं नहीं माफ किए गए हैं। मैं आदरणीय मिश्रा जी से कह रहा हूँ अपने करेक्ट कर लें, इसमें लोन कहीं नहीं माफ किया गया है, केवल वसूली स्थगित की गई है। और फसल बीमा स्थगित की गई है, फसल बीमा योजना माफ करने की बात कही जा रही है, फसल बीमा का भुगतान लोन भी माफ करने की लोन बात कही जा रही है। लोन अभी उसको अभी पूरे निर्णय को देखा नहीं, आप पूरे निर्णय को देखिएगा फिर बताइएगा। लोन भी माफ करने की व्यवस्था की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सा संयम रखिए और देखते जाइए। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है, और जो भी निर्णय ले रही है वो किसानों के हित में ले रही है और बहुत महत्वपूर्ण कदम ले रही है। और इस सवाल का भी जवाब जरा हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप सत्ता से जुड़े हुए हैं, सत्ता के लोगों से मिलना जुलना आपका रोज का होता होगा। हम जरूर चाहेंगे, अंबिका प्रसाद जी ने ये कहा कि अगर आप बलरामपुर में आप सूखाग्रस्त घोषित करते हैं तो उसके आसपास के जिलों को आप कैसे छोड़ देते हैं, मानक कौन से अपनाते हैं, किस तरीके के मानक आपके होते हैं, ये भी अपने आप में कटघरे में है। मनीष जी 16 जिले ऐसे हैं जहां बारिश 13% से ज्यादा नहीं हुई है। 16 जिले हैं और सब समाचार पत्रों में आ चुके हैं कौन कौन जिले हैं जहां 13%, 15% बारिश हुई है, 16% बारिश हुई है। अम्बेडकर, कई जिले ऐसे हैं जो इसका विस्तृत रिपोर्ट इस पे आ चुकी है जी। कम से कम अगर सरकार के पास अपने डाटा आंकड़ा नहीं है तो इन समाचार पत्र जो डाटा आंकड़ा दे रहे हैं उसको तो वेरीफाई करना चाहिए। आज जो किसानों की हालत है, अरे जी और बोल लीजिए, जो कुछ बोलना है आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। उस पर
सरकार इस तरह से जो पैमाने अभी तक इनका कोई मानक नहीं बना, कोई इनके पास आकलन की सूचना नहीं है, ये क्या करेंगे? आपने अपनी बात कह ली हो तो मैं भी कह लूं। हाँ, कहिए अपनी बात। देखिए, बहुत साफ सी बात है कि हरीश जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की आदत हो गई है कि सरकार पर आरोप लगाना। आपको आंकड़े दिखाने यहाँ पर संजीव मिश्रा नहीं आएंगे, ना उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा। अगर आपको आंकड़े ही देखना तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा वो करिए, और इसमें इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये डीएम की रिपोर्ट्स होती है, डीएम के यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स आई उन आधारों पर होता है। हमारे आपके बैठ के कह देने से थोड़ी ना होता 50 क्यों कर दिए, 45 क्यों नहीं किए, 75 क्यों नहीं किए, ऐसा नहीं है। जो डीएम की रिपोर्ट होती है उसको गंभीरता से लीजिए और उसको हल्के में न लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इतना काम किए दे रही है, इतना विकास का काम किए दे रही है कि आपके पास मुद्दे नहीं है बात करने के, और आप जबरदस्ती उसमें बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। ये बंद करिए। मिलजुल करके अगर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। अभी बिहार में आपको झटका लगा है, उत्तर प्रदेश में भी झटका लगा है, क्योंकि बातों के आधार पर सरकारें नहीं चला करती। आपने बहुत सी बातें समझा दी उत्तर प्रदेश को और देश को, बिहार में भी समझा। बिहार राज्य की वापसी कर दिल्ली में जब कह रहा था, मैंने आपके चैनल पे कहा था, मनीष जी मैंने आपके चैनल पे कहा था, दिल्ली की जब बात आई मैंने कहा दिल्ली हारे हो, दाल 200 रुपए में बेचे हो, दाल का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं आपसे, दाल 200 रुपए बिकेगी जब ये सटोरियों के पास और जमाखोरों के पास जमा हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश सरकार कहीं कोशिश नहीं करेगी कि जमाखोरों से निकाले, तो दाल तो बिकेगी। ये तो एक षड्यंत्र है ना। आप देखिए, असहिष्णुता को लेकर के कितनी बातें हुई जब तक बिहार चुनाव चला, और बिहार चुनाव खत्म हुई, सारी असहिष्णुता खत्म हो गई। तो ये तो जो लोग नियोजित षड्यंत्र है मोदी सरकार के खिलाफ, और उस नियोजित षड्यंत्र में वो ताकतें शामिल हैं जिनके संजीव मिश्रा जी, अगर भाई तो इतना ही बढ़िया काम कर रहे थे तो बिहार में क्यों हार गए, आप मुझे बताएंगे? संजीव मिश्रा जी, विषयांतर हो रहा है। संजीव मिश्रा जी, अच्छेदार होती है। संजीव मिश्रा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप ये विषयांतर हो रहा है, बिहार में क्यों हार गए अगर इतना ही बढ़िया काम कर रहे थे? संजीव मिश्रा जी, विषयांतर हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे की बात कर रहा हूं। सरकार का जो भी प्रयास है उसमें क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ सरकार की संवेदनशीलता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि हमें क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, सरकार के अपने पैमाने होते हैं, डीएम साहब अपने हिसाब से रिपोर्ट लगाकर भेजते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांव की आत्मा किसानों में बसती है, और किसान जितना बेहतर अच्छी तरीके से समझता है उतना बेहतर तो डीएम क्या चीफ सेक्रेटरी भी नहीं समझते होंगे। और जब हम ये कह रहे हैं कि इस गांव का किसान पीड़ित है और वो गांव सूखाग्रस्त जिले में शामिल ही नहीं है, या वो जिला सूखाग्रस्त नहीं है, तो सवाल उठते हैं। डीएम ने भेज दिया, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रह्मा की लकीर हो गई और ये बिल्कुल सही है। उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं और क्वेश्चन उठाए भी जाने चाहिए। चर्चा हो रही है सूखे पर सियासत को लेकर। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार चौथा सीजन है जब कुदरत, दैवीय या फिर ईश्वरीय हम कह सकते हैं, आपदा के शिकार हुए हों प्रदेश के किसान। और उसको लेकर जो राहत है वो देर से उठाया गया कदम है। तमाम विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं, लेकिन संजीव मिश्रा जी जो हमारे साथ मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि जो भी कदम उठाया गया है बिल्कुल ठीक उठाया गया है, कोई देर से कदम नहीं उठाया गया है। संजीव मिश्रा जी, यहां पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारी बातें कही और आप बोलने के लिए वक्त भी चाह रहे थे, लेकिन आपने जब ये बात कही कि भाई डीएम ने पूरी रिपोर्ट भेजी है और उसके रिपोर्ट पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए, उसका अपना पैमाना होगा, उसके आधार पर उसने किया होगा, आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से डीएम ने किया होगा? क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर सवाल हम नहीं खड़े कर सकते हैं? आपको लगता है कि बगल वाले जिले में अब पानी बरसा है और उस वाले जिले में पानी नहीं बरसा है, मतलब क्या हम खड़ा नहीं कर सकते हैं कोई भी सवाल उसकी रिपोर्ट पर? संजीव मिश्रा जी, सवाल खड़ा करने की कोई पाबंदी नहीं है इस लोकतंत्र में। हर व्यक्ति को सवाल कहने और पूछने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो रिपोर्टों के आधार पर इस तरीके के काम होते हैं, और ऐसा नहीं कि 50 अगर सूखाग्रस्त जिले घोषित कर दिए गए उसके बाद औरों को नहीं घोषित किया जा सकता। मैं समझता हूं कि अगर परिस्थितियां उस तरीके की होंगी और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा, मैं खुद आपके यहाँ की जो रिपोर्ट है
जो बनाऊंगा उसमें निश्चित रूप से इस बात को रखूंगा कि और जनपदों में भी अगर इस तरीके की स्थिति है तो निश्चित रूप से उनको भी घोषित कर देना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर 50 जनपदों को घोषित किया गया और 50 जनपदों के किसानों को लोन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ये एक बड़ा और साहसी कदम है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक अच्छा किसानों के हित में काम कर रही है। और अगर जहां तक इस तरीके की बात है कि 50 ही जिले क्यों, तो ये एक विरोधी दलों की एक वो होती है कि हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ उसमें आरोप लगाना। 50 जनपद हुए हैं, हो सकता है कि और सारे जनपद हो जाएं। जहां जहां की ऐसी स्थितियां होंगी, तो ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत ब्रह्म लकीर हो गई कि 50 जनपद हो गए, अब इसके बाद हो नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो हालात बनेंगे आगे उनको भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के हित में काम करेगी और किसानों के साथ खड़ी होगी। हम तो ये एक पूरा वर्ष किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो समाजवादी पार्टी सरकार काम कर रही है, कोई भी सरकार अभी तक नहीं बनी जो समाजवादी सरकार का मुकाबला भी कर सकती। अंबिका प्रसाद जी, इस बयान से आप कितना इत्तेफाक करते हैं अपने आप को कि कोई सरकार अभी तक ऐसी नहीं बनी जो इस सरकार से मुकाबला कर सके, खासतौर से किसानों के मामले में? बहुत बड़ा बयान है और बहुत फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी। मनीष जी, बहुत साफगोई के साथ अगर बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसी भी दल की हो, सरकार कोई भी हो, उनके चाल चरित्र चेहरे में 1% से ज्यादा का फर्क हो। और इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आते हैं तो कैसे भाषाएं बदलती हैं, कैसे एक्शन होते हैं। और जहां तक इन सब बातों, इन दावों का सवाल है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि नीति से ज्यादा नियत का सवाल है। अभी मिश्रा जी ने एक बात कही कि डीएम की रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक है, वो बहुत उन्होंने मेहनत करके भेजी होगी, उसके आधार पे ऐसा किया गया है। तो मैं ये जानना, मतलब यहां मैं एक जिज्ञासु की हैसियत से बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने ये सारी कवायद की है तो उसमें आकलन क्यों नहीं है, क्षति का आकलन क्यों नहीं है? अगर जब इसका आकलन हो गया तो क्षति का भी तो एक मोटा मोटा आकलन आ ही जाता, खेत दर खेत तो नहीं आ सकता है। तो अभी तक क्षति का आकलन नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, आप टाइमिंग देखिए। एक पत्रकार होने के नाते मैं उस पे जोर देता हूं कि आप इसको अनाउंस करने की टाइमिंग देखिए। आज जो ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, किसानों के बीच में होता है, इतनी जल्दी क्या थी? एक हफ्ते में पूरी क्षति का आकलन करके तब सारे उसको अनाउंस किया जाता। तो इसलिए मैं कहता हूं, सरकारें कोई हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, इनकी नीति से ज्यादा नियत पे सवाल उठते हैं। और जब तक इसे नहीं देखा जाएगा, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, केवल हम चैनल पे बैठ के, हम अखबारों में बैठ करके, हम मीटिंगों में बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल और भी आता है, अगर हम चीनी मिल मालिकों का इंटरेस्ट माफ कर सकते हैं तो हम किसानों का इंटरेस्ट क्यों नहीं माफ कर सकते? और जहां तक अभी बात है किसानों के कर्जे की, तो मात्र 4 महीने के लिए उसकी वसूली मुलतवी हुई है। 31 मार्च 2016 तक के लिए उन पे वसूली का दबाव नहीं डाला जाएगा। क्या इन 4 महीनों में ऐसा कोई उत्पादन आने वाला है जो नॉर्मल से डबल हो जाए और वो अपनी इसके आगे की जो किस्तें हैं और ये दोनों दे सकते हैं? सवाल है 4 महीने के लिए राहत क्यों? सवाल है, आपने दोनों ही धर्म का यहाँ पर पालन किया, पत्रकारिता धर्म के लिहाज से भी आपने विश्लेषण किया हुआ है और निश्चित तौर पर आपने सरकारों का भी विश्लेषण किया है एक नागरिक होने के लिहाज से। कम कम आप ताराचंद के बारे में देखिए। ताराचंद जी, जो भी बातें अंबिका जी ने अभी कही, जो विश्लेषण रहा, बहुत करीब से विश्लेषण किया है और मुझे लगता है संजीव मिश्रा जी से भी हम इस बात का जवाब लेंगे कि जो अभी डीएम की रिपोर्ट को लेकर बात उठी थी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही अंबिका प्रसाद जी ने। ताराचंद जी, जो टाइमिंग की बात को लेकर अभी विश्लेषण किया अंबिका जी ने, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात को लेकर आप? ये बहुत सही है कि ये पहले से ही वो भविष्यवाणियां हो रही थी, घोषणा, मौसम विभाग भी कह रहा था कि बरसात
जो है इस बार बहुत कम होगी। तो इसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इसके लिए वो योजना बनानी चाहिए। और एक ही यही नहीं कि धान और गेहूं ही हूँ, इसलिए और भी तो अनाज है जो जिसके लिए पानी कम चाहिए और जिसके लिए खाद कम चाहिए, उस तरह की बीजों का भी तो उन्नत प्रयोग होना चाहिए। उस तरह के जो बीज हों जो किसानों को फायदा पहुंचे, ऐसे भी तो कई अनाज हैं। उन अनाजों को प्रोत्साहन देके वो अनाज यहाँ पर प्रयोग करके नए नए और भी अनाज लगाए जा सकते हैं और भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि कहा कृषि अनुसंधान विभाग एक सफेद हाथी है, यह हकीकत है। और गांव के जहाँ तक वो है लेखपाल, एक लेखपाल की हैसियत क्या है, फॉर्चूनरों से लेखपाल चल रहे हैं और उनको ये नहीं है, उनको एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए और कहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग ज्यादा चल रही, कहाँ कैसे क्या है, सरकारी जमीनों पर कैसे कब्जा हो रहा है, पट्टे की जमीनें कैसे दी जा रही, कहाँ की संजीव मिश्रा जी क्या वो है। संजीव मिश्रा जी मेन चीज तो एक तो जो किसानों, चलिए ताराचंद जी आपकी बात को मैंने समझा, ताराचंद जी आपकी बात को मैंने समझा, ताराचंद जी आपकी बात को मैंने समझा। संजीव मिश्रा जी कुछ बातें जिनको लेकर हम आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि हर जवाब आपके ही ऊपर आके टिकता है आके। पहला तो ये कि किसानों को जागरूक आप कर सकते थे कि भाई बारिश कम होगी क्योंकि आकलन चल रहा था। दूसरा ये कि कम बारिश में आप क्या फसल बोएं, कैसे आप इसकी मैक्सिमम पैदावार लें, वो आप बता सकते थे। आपके विभाग, आपके अधिकारी, कृषि के कर्मचारी, तमाम विशेषज्ञ सोते रहे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। तीसरी चीज यहां पर आई। और जबकि चौथी चीज, जब आपने कहा खुद ही कि डीएम ने अपनी रिपोर्ट भेजी होगी, तो जैसा अंबिका जी ने कहा, जब आपने इतना ही माइन्यूटली और इतना ही माइक्रोस्कोपिक व्यू लगा के आपने ऑब्जर्व किया, तो आप मोटा मोटी बता देते कि भाई कितनी क्षति हुई है। ये 4 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब में सरकार की लापरवाही या सरकार की हीला हवाली नजर आती है। सरकार कह ले या उनके अधिकारी कह लें, हम मुख्यमंत्री को अलग करते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहां पर मुख्यमंत्री को अलग करते हैं, लेकिन अधिकारियों की उनका जो कह सकते हैं कि अकर्मण्यता है, उसको हम जरूर कटघरे में खड़ा करते हैं। अधिकारी बदनाम करते हैं आपकी सरकार को, चाहे वो पुलिस का थानेदार हो और चाहे वो आपका किसी और विभाग का कोई जेई एई कर्मचारी हो, ये बदनाम करते हैं। लेखपाल आपको बदनाम करता है आपकी सरकार को जमीनी धरातल पर, तो इनसे निपटिए आप। और ये आपकी लापरवाहियां हैं सरकार की। संजीव मिश्रा जी आपके माध्यम से एक सवाल, मनीष जी आपके माध्यम से एक सवाल और मिश्रा जी से करूंगा। किसान वर्ष बता रहे हैं, किसान वर्ष मना रहे हैं, और अभी तक गन्ना किसानों का गन्ना का समर्थन मूल्य तक घोषित नहीं कर पाए। ये किसानों के प्रति सरकार की चिंता है। आप मिश्रा जी से इसका भी जवाब ले लीजिए। देखिए मनीष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भविष्यवाणियों पर सरकारें निर्णय नहीं लिया करती। ये तो जब प्रशासनिक रिपोर्टें आती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आएगी और वहाँ के अधिकारियों की रिपोर्ट आएगी, उन पर निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि भाई ये टाइमिंग देख करके किया गया कि ग्राम प्रधानी के चुनाव आ गए, दिल्ली से फ्लाइट न्यूयॉर्क तक जाती है पंचायत के चुनाव के आधार पर। क्या पंचायत के चुनाव से पहले अगर होता तो भी यही बात कही जाती। संजीव मिश्रा जी, दिल्ली से फ्लाइट न्यूयॉर्क तक जाती है भविष्यवाणी के ही आधार पर। बनाए गए हैं आपके चुनाव जो होते हैं, चुनाव का जो आयोग बना हुआ है, वो भी भविष्यवाणी के आधार पर ही चुनाव की डेट निर्धारित करता है। भविष्यवाणी के आधार पर ही, आकलन के आधार पर ही ह्यूमन रिसोर्स कितना जरूरत होगा, किस क्षेत्र में जरूरत होगा, उस आधार पर प्रोग्राम बनते हैं और भविष्यवाणी के आधार पर ही कार्यक्रम बनते हैं। सब कुछ तो हिंदुस्तान में भविष्यवाणी के ही आधार पर होता है। कौन सी चीज वर्तमान के आधार पर होती है? आप मुझे बता दीजिए कि वर्तमान के आधार पर यह योजना लागू हो रही है। इस देश में सब कुछ तो भविष्यवाणी के आधार पर होता है। मनीष जी, इसीलिए जो पहले से अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे आ जाता था कि कौन किसको कितने मत मिल जाएंगे और किसको कितनी सीटें मिल जाएंगी, वो इसीलिए बंद किया गया कि जिस दिन पोलिंग हो उसके मतलब जब वो हो जाए उसके बाद ही आपका ये होता है। इसलिए कि पहले से अनुमानबाजी करना ठीक नहीं है। जब वोट पड़ जाए उसके बाद ही आप निर्णय लेते हो कि अब फलाने का आ गया कि वो कितने सीटें किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी, इसीलिए होता है। पहले ये होता रहता था, तो इस तरीके से उसमें डिफिकल्टीज आती है।
और जहां तक सवाल इस बात का है कि हाँ भाई ठीक है, हमने पहले से निर्णय नहीं लिया या हम पहले से ही निर्णय ले लेते, वो एक अलग चीज है। सरकार के पास सारे चीजें हैं। सरकार, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई अधिकारी वो कर रहे हैं, कुछ एक आध अधिकारी हो सकते हैं इस तरीके के जो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन सारे अधिकारियों पर, सारे लेखपालों पर ये कह देना कि सारा लेखपाल खराब है उत्तर प्रदेश का, ये ठीक नहीं है। कुछ मछलियां निश्चित रूप से गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पूरे तालाब को अगर आप बदनाम करोगे, आप जब भी संजीव जी, आप बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं और आपके बोलने के हम कायल हैं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं एक आध, तो मुझे लगता तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े होंगे, दर्जनों तो नाम उन्हें याद होंगे गांव के, कि 5 गांव के ऊपर एक लेखपाल है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इसके पास फॉर्च्यूनर कहां से आई, इसके पास ये मकान कहां से है। दर्जनों जो हमारे साथ दर्शक 5 बजे जुड़ते हैं अपने कार्यक्रम में, उनसे उनके जब फोन सुनिए कि कितने फोन कॉल आते हैं, क्या क्या बताते हैं कहानियां, दर्जनों, एक आध को तो छोड़ दीजिए, मैं दर्जनों दावे के साथ कहता हूं। फिलहाल अब चूंकि वक्त नहीं है और हम इस चर्चा को यहां पर खत्म कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हकीकत को आप भी देखिएगा, हम चाहेंगे कि आप ये बातें आगे तक पहुंचाएं ताकि कम से कम किसानों की मदद हो सके। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन गंभीरता यह है कि किसान परेशान है और सरकार उसकी अगर मदद करना चाहे तो कर सकती है। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। ताराचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात यहां पर रखने के लिए। हरीश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अम्बिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। सरकारें संवेदनशील होती है निश्चित तौर पर, अगर वो पैसा बांटती हैं तो ये सोच के कभी नहीं बांटती हैं कि ये पैसा लेखपाल या अधिकारियों के जेब में जाए, वो यही सोचकर बांटती हैं कि ये पैसा किसानों के जेब में जाए। लेकिन नजर इस बात पर भी रखनी बहुत जरूरी होती है कि ये पैसा उन तक पहुंच पाए, और आमतौर पर सरकार यहीं पर असफल हो जाती है। कम से कम ऐसा ना हो, इस उम्मीद के साथ जरूर हम चाहेंगे कि सरकार अपनी भूमिका निभा पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।